लॉ एंड जॉब्स एकेडमी की इस एक्सप्लेनर में खुश आमदीद। तो आज हम जिस टॉपिक पर डिटेल में बात करने वाले हैं वो है FIA एक्ट 1974। अच्छा, तो शुरू करते हैं आज का ये तफसीली जायजा। आज हम FIA एक्ट 1974 का बिल्कुल पोस्टमार्टम करने वाले हैं। अगर आप किसी भी मुतालिका इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इस खुश्क कानूनी ज़बान को इतना आसान और दिलचस्प बना दिया है कि इसके सारे फैक्ट्स आपके जहन में बिल्कुल छप जाएंगे। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के सीधा मुद्दे पर आते हैं। देखें, इस मवाद को सिर्फ रट्टा नहीं लगाना बल्कि इसके स्ट्रक्चर को समझना है। कोशिश यही होगी कि इन बुनियादी मालूमात को इंतहाई आसान और दिलचस्प अंदाज में समझाया जाए ताकि हर पॉइंट हमेशा के लिए जहन नशीन हो जाए। अच्छा, सबसे पहले एक बहुत अहम सवाल, इम्तिहान में टॉप मार्क्स हासिल करने के लिए कौन से बुनियादी हक़ाइक़ को ज़रूर याद रखना चाहिए? जब हज़ारों कैंडिडेट्स एक ही पोस्ट के लिए compete कर रहे हो ना, तो यकीन करें ये छोटी छोटी मालूमात और डेट्स ही गेम चेंजर साबित होती हैं। कामयाबी के लिए पहले उन एरियाज पर फोकस करना ज़रूरी है जहां से सबसे ज़्यादा सवालात आते हैं और जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। चलें बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। FIA एक्ट का दरअसल मतलब क्या है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट। ये एक ऐसी बेसिक चीज़ है जो लाजमन पूछी जाती है। होता क्या है कि अक्सर औकात एग्जाम प्रेशर में आसान मालूमात ही माइंड से स्लिप हो जाती हैं, इसलिए इस फुल फॉर्म को 100% लॉक कर लें। ये समझ लें कि ये वो बुनियादी ईंट है जिस पर पूरी तैयारी की बिल्डिंग खड़ी होगी। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इम्तिहान में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज़ होती हैं डेट्स। एग्जामिनर्स अक्सर यही जाल बिछाते हैं। देखें, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कब बनी? जवाब है 1974। लेकिन FIA एक्ट 1975 गज़ेट ऑफ पाकिस्तान में कब प्रिंट हुआ? वो हुआ था 17 जनवरी 1975 को। और हाँ, एक और बहुत अहम सवाल यहाँ बनता है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट को और क्या कहा जाता है? तो इसे VI ऑफ 1975 भी कहा जाता है। इन फर्क को हमेशा क्लियर रखें ताकि टेस्ट में कोई माइनस मार्किंग ना हो। हिस्ट्री और नेम्स के बाद अब हम आते हैं इसके कानूनी ढांचे यानी लीगल स्ट्रक्चर पर। चलिए देखते हैं कि इस एक्ट का अंदरूनी फ्रेमवर्क क्या है और इसे आसानी से कैसे याद किया जा सकता है। कानूनी ढांचे में सबसे अहम सवाल जो बार बार टेस्ट में आता है, FIA एक्ट में कुल सेक्शंस कितने हैं? इसका जवाब है 11। ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा कानून इन्हीं 11 हिस्सों पर मुश्तमिल है। यही 11 सेक्शंस एजेंसी के इख्तियारात और काम को डिफाइन करते हैं। बगैर किसी सेकंड थॉट के इसे अपने फिंगर टिप्स पर याद कर लें। और इन सेक्शंस के साथ साथ एक और बुनियादी हकीकत जो भूलनी नहीं है, FIA एक्ट में कुल शेड्यूल कितने हैं? जवाब है सिर्फ 1। तो इम्तिहान के लिए इस 11 और 1 के रूल को पक्का जहन नशीन कर लें, यानी 11 सेक्शंस और 1 शेड्यूल। नॉर्मली कवानीन में बहुत लंबे शेड्यूल्स होते हैं, लेकिन यहाँ आप सबके लिए आसानी है। यही छोटी छोटी तफसीलात ही तो आला मार्क्स दिलवाती हैं। वैसे अगर आपको इस एक्सप्लेनर से फ़ायदा हासिल हो रहा है तो लॉ एंड जॉब्स एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करें ताकि ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी मिस ना हो। यहाँ एक बहुत ही आम और बुनियादी सवाल जहन में पैदा होता है कि इस कानून का मुख्तसर नाम यानी शॉर्ट टाइटल, इसका फैलाव यानी एक्सटेंट और इसके लागू होने का वक्त यानी कमेंसमेंट आखिर किस सेक्शन में वाज़े किए गए हैं। ये वो पैरामीटर्स हैं जो पूरी लेजिस्लेशन को लीगली एंकर करते हैं। और इसका बिल्कुल ठीक जवाब है सेक्शन 1। हर लीगल डॉक्यूमेंट की तरह ये वही बुनियादी ईंट है जिस पर सारी फ्रेमवर्क खड़ी होती है। इस फाउंडेशन के बगैर आगे बढ़ना लिटरली नामुमकिन है। ओके, अब इसकी डिटेल्स को थोड़ा मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं। एक अहम सवाल ये उठता है कि कौन सा सेक्शन बयान करता है कि FIA एक्ट 1974 फ़ौरन नाफिजुल अमल होगा। इसका डायरेक्ट जवाब सेक्शन 1(2) में मिलता है, लेकिन जो सबसे माइंड ब्लोइंग पॉइंट है वो सेक्शन 1(3) में है। ये स्पेसिफिक क्लॉज बताता है कि इस कानून का इतलाक न सिर्फ पूरे पाकिस्तान पर होता है बल्कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों और पब्लिक सर्वेंट्स पर भी होता है, वो जहां कहीं भी हों। ये एक जेन्युइनली मैसिव रीच है जो इदारे को ग्लोबल सतह पर एक्शन लेने की कानूनी पावर फराहम करती है। अब आते हैं अपने अगले हिस्से पर, यानी डिफाइनिंग द एजेंसी, सेक्शन 2 डेफिनेशंस। ये इस एक्ट का बेसिकली वो हिस्सा है जहां टर्मिनोलॉजी को फिक्स किया जाता है।
تو फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 का सेक्शन 2 आखिर प्राइमरीली किस चीज से मुतालिक है? जब भी हम कानून को डीपली पढ़ते हैं तो उसकी ज़बान में इस्तेमाल होने वाले कोर अल्फाज को एग्जैक्टली समझना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो। इसका जवाब है डेफिनेशंस यानी तारीफात। सेक्शन 2 मुकम्मल तौर पर इस कानून की लफ्जियत को वाज़े करने के लिए मौजूद है। कानून में लिटरली एक छोटे से लफ्ज़ का फ़र्क पूरा स्टैट्यूटरी मतलब बदल सकता है, इसलिए ये सेक्शन इंश्योर करता है कि कोई लीगल एम्बिग्यूटी बाकी ना रहे। मिसाल के तौर पर अगर पूछा जाए कि फाया एक्ट 1974 का सेक्शन 2(1) किसकी डेफिनेशन से मुतालिक है, तो जवाब है एजेंसी। ये इफेक्टिवली वाज़े करता है कि इस पूरे एक्ट में जहां भी एजेंसी लिखा होगा उससे मुराद फाया ही होगी। ये टेक्निकली बहुत ज़रूरी क्लॉज है। इसी तरह जब हम सेक्शन 2(3) की बात करते हैं तो ये स्ट्रिक्टली फेडरल गवर्नमेंट यानी वफाकी हुकूमत की वजाहत से मुतालिक है। हर की स्टेक होल्डर और एंटिटी का लीगली वेल डिफाइंड होना इंतहाई ज़रूरी है। द लीगल कोड्स फाउंडेशंस ऑफ द एक्ट हमारी गुफ्तगू का तीसरा अहम पहलू अब उन तारीखी कवायद की तरफ इशारा करता है जो इस 1974 के फ्रेमवर्क को एक सॉलिड लीगल बैकिंग देते हैं। अब इस पॉइंट पर ज़रा गौर करते हैं। सेक्शन 2(2) के तहत जब भी लफ्ज़ कोड का जिक्र आएगा तो उससे एग्जैक्टली मुराद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 होगी, यानी एक्ट वी ऑफ 1898। ये हिस्टोरिकल कनेक्शन जेन्युइनली फैसिनेटिंग है। 1974 का ये एक्ट अपनी पूरी प्रोसीजर्स और फंक्शनिंग के लिए एक इंतहाई पुराने और टेस्टेड कानून पर रिलाई कर रहा है। टाइप्स ऑफ पुलिस फोर्सेस, प्रोविंशियल वर्सेस स्पेशल। अब देखते हैं कि इस एक्ट के तहत लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज को किस तरह अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। अब इन दो अलग अलग कैटेगरीज का ठीक ठीक फ़र्क समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली कैटेगरी है प्रोविंशियल पुलिस की। इससे मुराद वो पुलिस है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाई हो, और इसका ठीक ठीक रेफरेंस है पुलिस एक्ट 1861 यानी एक्ट 5 ऑफ 1861। दूसरी तरफ अगर पूछें कि स्पेशल पुलिस से क्या मुराद है, तो इसकी क्लियर डेफिनेशन हमें सेक्शन 2(5) में मिलती है, जिसके तहत इससे मुराद पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है जो 1948 के ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई थी। बरे सगीर का 1861 का लॉ और इंडिपेंडेंस के बाद का 1948 का लॉ, दोनों का ये कंट्रास्ट वाकई काबिल गौर है। द पब्लिक सर्वेंट फाइनल की डेफिनेशन, और इसके साथ ही हम अपने आज के साथ तज्जिए के बिल्कुल आखिरी और इंतहाई अहम हिस्से तक पहुंच गए हैं। सवाल ये उठता है कि इस पूरे कानूनी मंजरनामे में एक पब्लिक सर्वेंट यानी सरकारी मुलाजिम की असल तारीफ क्या है? ये एक्ट इस टर्म को आखिर लीगली पिन डाउन कैसे करता है? यहाँ सबसे ज़बरदस्त और क्रूशल पॉइंट ये है कि FIA एक्ट कोई नई तारीफ ईजाद नहीं करता। इस एक्ट में पब्लिक सर्वेंट से मुराद एब्सोल्युटली वही पब्लिक सर्वेंट है जिसकी ठीक ठीक डेफिनेशन पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 21 में यानी एक्ट XLV ऑफ 1860 में दी गई है। हमारा लीगल सिस्टम कम्प्लीटली इंटरकनेक्टेड है, जहां एक एक्ट प्रैक्टिकली दूसरे सेंचुरीज पुराने एक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। देखें, किसी भी कानून को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले उसकी अपनी वोकैब्युलरी यानी मखसूस इस्तिलाहात को समझना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर इस एक्ट में जब भी आप लफ्ज़ रूल्स पढ़ें तो इसका मतलब कोई आम रूल्स नहीं है। इससे मुराद ख़ास तौर पर वो रूल्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इसी एक्ट के तहत बनाए गए हैं। और इस बात की वजाहत कहाँ मिलती है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 में। ये डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि चीज़ें दूसरे कवानीन के साथ मिक्स ना हो जाएं। इसी तरह एक और अहम टर्म यहाँ यूज़ होती है, स्पेसिफाइड पर्सन्स यानी मखसूस अफराद। अब ये लोग कौन हैं? ये दरअसल वो लोग हैं जिनका तयन 1962 के स्पेशल पुलिस और प्रोविंशियल पुलिस अमालगमेशन ऑर्डर के तहत हुआ था। ये एक बहुत दिलचस्प पॉइंट है जो दरअसल इस नई एजेंसी को तारीखी तसलसल के साथ जोड़ता है। बुनियादी बातों के बाद अब आगे बढ़ते हैं दस्तावेज के सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी एजेंसी की तश्कील। आखिर कानून इस एजेंसी को बनाता कैसे है? यहाँ पर हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि FIA एक्ट 1974 का सेक्शन 3 आखिर किस चीज़ से मुताल्लिक है, क्योंकि याद रखें ये वो फाउंडेशन है जिस पर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होना है। और इसका जवाब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी यानी एजेंसी की तश्कील।
सेक्शन 3 सीधा सीधा इस बात का कानूनी तयन करता है कि एक एजेंसी होगी जिसे FIA कहा जाएगा, और वो फॉर्मली वजूद में कैसे आएगी। अच्छा, जब एजेंसी कानूनी तौर पर बन गई तो अगला सवाल उसकी लीडरशिप का है, राइट? इस नई एजेंसी का सबसे बड़ा सरबराह यानी डायरेक्टर जनरल, इसको अपॉइंट करने का हतमी इख्तियार आखिर किसके पास होता है? कानून इस मामले में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। सेक्शन 3 के तहत इस एजेंसी में एक डायरेक्टर जनरल होगा और इसकी अपॉइंटमेंट सीधा फेडरल गवर्नमेंट यानी वफाकी हुकूमत करेगी। तो लीडरशिप का डायरेक्ट कनेक्शन फेडरल लेवल पर एस्टैब्लिश हो गया। अब जब लीडरशिप तय हो गई तो दिमाग में आता है कि इस एजेंसी का रोजमर्रा का काम और इसकी ओवरऑल निगरानी आखिर चलती कैसे है। यहाँ से हमारे तीसरे हिस्से का आगाज होता है, और इस अथॉरिटी और मैनेजमेंट को चलाने के लिए बनाया गया है सेक्शन 4। ये सेक्शन स्पेसिफिकली निगरानी यानी सुपरिंटेंडेंस और इंतजाम यानी एडमिनिस्ट्रेशन को डील करता है। और याद रखें, कानून की नज़र में इन दोनों लफ्ज़ों का फ़र्क समझना इंतहाई अहम है। अगर हम इन पावर्स की तकसीम देखें तो आपको एक बड़ा मज़ेदार चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम नज़र आएगा। ओवरऑल सुपरिंटेंडेंस यानी आला निगरानी फेडरल गवर्नमेंट के पास रहती है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी एजेंसी का रोज़मर्रा का इंतज़ाम वो DG FIA के हाथ में होता है। एक तरफ ब्रॉडर पॉलिसी और दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशंस। अब इस डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्टर जनरल को ताकत कहाँ से मिलती है? क्या वो बिल्कुल नए कवानीन से आती है? नहीं, कानून ने उन्हें एक पहले से कायमशुदा मजबूत ताकत दी है। DG FIA के पास बिल्कुल वही इख्तियारात होते हैं जो एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास होते हैं। और इसमें सबसे फैसिनेटिंग बात क्या है पता है? कानून वाज़ेह कहता है कि DG FIA ये इंस्पेक्टर जनरल वाले इख्तियारात सीधा पुलिस एक्ट 1861 के तहत इस्तेमाल कर सकता है। ज़रा सोचिए, एक जदीद एजेंसी की तारीखी जड़ें 1861 के लॉ तक जाती हैं। ये बिल्कुल गेम चेंजर है। खैर, टॉप लेवल मैनेजमेंट और पावर्स अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन फील्ड में क्या होता है? ज़मीनी हक़ाइक़ पर एजेंसी के आम मेंबर्स के पास दरअसल क्या अमली इख्तियारात होते हैं? इसका जवाब हमें मिलता है सेक्शन 5 में। ये दस्तावेज का वो हिस्सा है जो आला सतह से निकलकर ठीक फील्ड पर एक्शन में आता है। ये सेक्शन स्पेसिफिकली एजेंसी के तमाम मेंबर्स के इख्तियारात और ऑपरेशंस की वजाहत करता है। और दोस्तों, ये इख्तियारात वाकई छोटे मोटे नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में सर्च, अरेस्ट ऑफ पर्सन्स और सीजर ऑफ प्रॉपर्टी की, यानी तलाशी लेना, किसी अफराद की गिरफ्तारी और जायदाद जब्त करना। और सबसे अहम पॉइंट, ये इख्तियारात बगैर किसी जियोग्राफिकल पाबंदी के पूरे मुल्क में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ताकि आम लोगों को इस अथॉरिटी का ठीक से अंदाज़ा हो सके, कानून इसे सिंपल अल्फाज में समझाता है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन यानी जराइम की तफ्तीश में FIA मेंबर्स की बिल्कुल वही फ़राइज़, मरात और जिम्मेदारियां होंगी जो किसी प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर यानी सूबाई पुलिस की होती हैं। सेम ड्यूटीज़, सेम प्रिविलेजेस और सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब इंस्पेक्टर की लीगल अथॉरिटी यानी ग्राउंड पर असल पावर और तहकीक का कंट्रोल किसके पास है? अब FI एक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें पुलिस स्टेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। यहाँ पुलिस स्टेशन का मतलब आपके इलाके का आम थाना नहीं है। एक्ट के तहत ऐसी कोई भी जगह जिसे ऑफिशियली पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया हो उसे माना जाएगा, चाहे वो जनरल डेजिग्नेशन के तहत हो या फिर स्पेशल, दोनों इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और ये बात सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि प्रैक्टिकली एक FIA सब इंस्पेक्टर के पास एग्जैक्टली वही अथॉरिटी होती है जो एक आम पुलिस स्टेशन के SHO की होती है। सोचिए ज़रा, फील्ड में एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट इस एजेंसी के अंदर कितना बड़ा असर और रसूख होल्ड करती है। इसी पॉइंट को अगर हम थोड़ा और टेक्निकली देखें तो एजेंसी का कोई भी मेंबर जो सब इंस्पेक्टर के रैंक से कम ना हो वो तफ्तीश के लिए पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज समझा जाता है। और सिर्फ यही नहीं, इन अफसरान के पास पाकिस्तान पीनल कोड यानी PPC के सेक्शन 35 के तहत एक असिस्टेंट कमिश्नर या मैजिस्ट्रेट के लेवल के इख्तियारात होते हैं। तफ्तीश के मामले में ये पावर्स लिटरली बहुत भारी वजन रखती हैं। चलिए अब अपने दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जो है बगैर वारंट गिरफ्तारी। ये किसी भी इन्वेस्टिगेशन का सबसे स्ट्रिक्ट और क्रिटिकल फेज होता है। तो यहाँ सबसे बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बगैर वारंट गिरफ्तार कौन कर सकता है, क्योंकि ये किसी भी कानून के सबसे शदीद इख्तियारात में से एक है। जवाब वैसे तो काफी सीधा है, मेंबर ऑफ द एजेंसी यानी FIA का एक मेंबर ये पावर होल्ड करता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ये इतना सिंपल नहीं होता।
इस पावर को यूज करने के लिए कानून ने कुछ बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी हुई हैं, और वो कंडीशंस ये हैं, सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 के तहत ऐसी गिरफ्तारी के लिए 2 बातों का होना एब्सोल्युटली क्रूशल है। पहला, एक्शन लेने वाला ऑफिसर सब इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे का ना हो, और दूसरा, जो कि सबसे अहम है, उस ऑफिसर को डायरेक्टर जनरल की तरफ से स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड किया गया हो। जब तक ये दोनों बातें पूरी नहीं होंगी, बगैर वारंट गिरफ्तारी लीगली नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जहां हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर पाबंदी और इसकी सजाओं को देखेंगे। देखें, जब कोई तहकीक चल रही होती है ना, तो एजेंसी का ऑथराइज्ड मेंबर प्रॉपर्टी की नकलो हमल यानी ट्रांसफर को रोकने का ऑर्डर दे सकता है, ताकि कोई अपने एसेट्स छुपा ना ले। लेकिन यहाँ कानून ने एक मुकम्मल प्रोसीजरल सेफगार्ड दिया है। ये ऑर्डर लाजमी तौर पर तहरीरी तौर पर होना चाहिए, यानी इन राइटिंग। वर्बल ऑर्डर्स की यहाँ कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर कोई शख्स FIA एक्ट के सेक्शन 5 के इन ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी करता है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी ट्रांसफर रोकने के ऑर्डर को नहीं मानता, तो कानून सीधा 3 साल की कैद मुमशक्कत यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा तजवीज़ करता है। ये 3 साल की सख्त सजा प्रैक्टिकली इस बात को इंश्योर करती है कि एजेंसी की बात हर हाल में मानी जाए। अब आते हैं अपने आखिरी मरहले पर, सेक्शन 5A और प्रोसिक्यूटर्स, यानी फील्ड और तफ्तीश से निकलकर बात जब सीधा अदालत में आती है। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो 1999 का साल FIA के लीगल स्ट्रक्चर के लिए एक गेम चेंजर था। एजेंसी के अपने ऑफिसर्स को पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का स्टेटस देना शुरू से इस एक्ट का हिस्सा नहीं था। ये अहम तब्दीली असल में FIA अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1999 के जरिए कानून में लाई गई, जिसने एक्ट में सेक्शन 5A का इजाफा किया। तो टेक्निकली सेक्शन 5A करता क्या है? ये एजेंसी के असिस्टेंट डायरेक्टर्स लीगल और डेप्यूटी डायरेक्टर्स लॉ को फॉर्मली पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का कानूनी दर्जा देता है। इसका मतलब है कि ये माहिरीन अब अपने केसेस सीधा स्पेशल कोर्ट में खुद चला सकते हैं। इस डायरेक्ट एक्सेस से केस की प्रोसिक्यूशन में वाकई काफ़ी तेज़ी और टेक्निकल एक्यूरेसी आती है। अब देखिए, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वैसे तो एक बिल्कुल अलग और खुद मुख्तार तंजीम के तौर पर काम करती है, लेकिन इसकी निगरानी बराह रास्त मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी वजारत दाखिला करती है। ये काफ़ी अहम पॉइंट है कि इसकी बुनियादी कमान डायरेक्टली वजारत दाखिला के पास ही होती है। और इस एजेंसी का स्कोप हकीकत में बहुत वसी है। FIA मुल्क के सबसे पेचीदा जराइम से निपटती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं इमिग्रेशन ऑफेंसेस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन और हाँ, आजकल के जदीद साइबर क्राइम्स और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन मसाइल की। एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि FIA सिर्फ मुल्की सतह पर ही एक्टिव नहीं है। पाकिस्तान में ये बराए रास्त इंटरपोल के हेडक्वार्टर के तौर पर भी फंक्शन करती है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर जराइम को ट्रेस करने और रोकने में इस इदारे का एक बहुत बड़ा किरदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, जहां हम इस एजेंसी के तंजीमी ढांचे यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। पूरे मुल्क में अपने ऑपरेशंस को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए FIA की जुरिस्डिक्शन को पूरे 6, जी हां, ठीक 6 मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम किया गया है। इससे मामलात को इलाकाई सतह पर मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाता है। टॉप लीडरशिप को सपोर्ट करने के लिए एजेंसी में 3 एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स तैनात किए जाते हैं, जो अहम तरीन शोबों को डायरेक्टली सुपरवाइज करते हैं। और इस ऑपरेशनल कमांड को मजीद मजबूत बनाने के लिए 8 डायरेक्टर्स भी फील्ड में मौजूद होते हैं। इनका बुनियादी काम डायरेक्टर जनरल की मदद करना होता है ताकि तमाम ऑपरेशन स्मूथ चलते रहें। अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, यानी DG के इख्तियारात, जिसका जिक्र स्पेसिफिकली सेक्शन 6 में किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, पूरी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हेड डायरेक्टर जनरल होता है, और आमतौर पर इस हाईएस्ट पोजीशन पर किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर को ही तैनात किया जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा टेक अवे है जो याद रखना जरूरी है। FIA एक्ट के सेक्शन 6 के मुताबिक DG FIA के पास अपने महकमे में ठीक वही इख्तियारात होते हैं जो एक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस यानी IG के पास होते हैं। लेकिन एक लीगल ट्विस्ट है। डायरेक्टर जनरल की जो सर्विस की शराइत हैं, यानी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस, उन्हें रूल्स में प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। ये बात इस पोजीशन को काफ़ी मुनफरिद बनाती है। आगे बढ़ते हुए चौथे हिस्से की तरफ आते हैं, जहां कानूनी ढांचा क़यादत को इख्तियारात मुंतकिल करने और मेंबर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने की इजाज़त देता है। ये सब सेक्शन 7 और 8 में कवर्ड है। देखिए, सेक्शन 7 मुताल्लिक है डेलीगेशन ऑफ पावर्स यानी इख्तियारात की मुंतकली से। ये DG को कानूनी अथॉरिटी देता है कि वो मखसूस इख्तियारात एजेंसी के दीगर मेंबर्स को ट्रांसफ़र कर सकें ताकि इंतज़ामी मामला तेज़ी से पूरे हो सकें। लेकिन रुकिए,
قانون پڑھنے والوں کے لیے یہاں ٹرک یہ ہے کہ یہ اختیارات ایسے ہی زبانی ٹرانسفر نہیں ہو سکتے۔ اگر ڈی جی کو اپنے اختیارات ایجنسی کے کسی ممبر کو دینے ہیں تو یہ لازمی طور پر صرف ایک ریٹن آرڈر یعنی باقاعدہ تحریری حکم کے ذریعے ہی ہونا چاہیے۔ اس کے فوراً بعد آتا ہے سیکشن 8 جو لیگل انڈیمنٹی یا تحفظ دیتا ہے۔ خاص طور پر سیکشن 8 سب سیکشن 1 یہ گارنٹی دیتا ہے کہ ایجنسی کے کسی بھی ممبر یا کسی بھی ایسے شخص کے خلاف جو نیک نیتی یعنی گڈ فیتھ میں کام کر رہا ہو کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی۔ یہ افسران کو خوف کے بغیر ایکشن لینے کا کانفیڈنس دیتا ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس قانون میں اچھی کارکردگی پر انعامات دینے کی بھی مکمل گنجائش ہے، اور یہ انعامات صرف ایجنسی کے ممبرز تک محدود نہیں ہیں بلکہ عام عوام یعنی پبلک کو بھی ان کی بہترین مدد پر انعامات دیے جا سکتے ہیں۔ آخر میں 5ویں حصے کی طرف چلتے ہیں جو ہے سیکشن 9 اور 10۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ نئے رولز کیسے بنتے ہیں اور پاسٹ کے قوانین کا کیا ہوا۔ سیکشن 9 بالکل کلیئرلی یہ اتھارٹی ڈیفائن کرتا ہے FIA ایکٹ 1974 کے مقاصد کے لیے رولز بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے۔ اس کا جواب ہے صرف اور صرف فیڈرل گورنمنٹ۔ جی ہاں، وفاقی حکومت ہی رولز بنا سکتی ہے اور اس ایکٹ کے کسی بھی شیڈول میں ترمیم کا ایکسکلوسیو اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ پھر آتا ہے سیکشن 10 جو ریپیل یعنی منسوخی سے ڈیل کرتا ہے۔ اس سیکشن نے دراصل پرانے پاکستان اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ آرڈیننس 1948 کو مکمل طور پر منسوخ کر دیا اور سسٹم میں اس کی جگہ نئے FIA ایکٹ 1974 نے لے لی۔ ان بنیادی قوانین کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنے کے لیے ایک کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں۔ سیکشن 6 ڈی جی کے پاورز کا ہے، 7 اختیارات کی منتقلی کا، 8 لیگل تحفظ کا، 9 رولز بنانے کا اور 10 منسوخی کا۔ یہ مختصر سمری ان کور کانسیپٹس کو مائنڈ میں لاک کرنے کے لیے بہترین۔ آپ سے دیکھیں تو ہمارا سفر 1962 کے آئین سے شروع ہوتا ہے۔ وہاں سے ہمیں ایک ابتدائی ڈھانچہ ملا، پھر 1974 میں ایک انتہائی اہم وفاقی ادارے کا قیام ہوا، اور وہاں سے ہوتے ہوئے ہم 2010 اور 2016 کے ان جدید قوانین تک آتے ہیں جو آج کی دنیا کو ہینڈل کرتے ہیں۔ یہ سال 1962، 1974، 2010، 2016 یہ صرف تاریخیں نہیں ہیں، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک نئی ریاست نے خود کو وقت کے بدلتے چیلنجز کے لیے آہستہ آہستہ کیسے تیار کیا۔ تو سب سے پہلے اس سفر کے بنیادی پڑاؤ پر آتے ہیں۔ ذرا سوچئے 1962 کے آئین میں آخر حکومت کا کون سا نظام متعارف کرایا گیا تھا؟ یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ جب کوئی اسٹیٹ اپنا قانونی ڈھانچہ طے کر لیتی ہے تو وہی فیصلے آنے والی دہائیوں تک وفاق اور اداروں کی تشکیل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جواب ہے پریزیڈنشل سسٹم یعنی صدارتی نظام۔ اب یہاں سمجھنے کی اہم بات یہ ہے کہ 1962 میں جب اس سسٹم کو اپنایا گیا تو پاور وفاقی سطح پر یعنی سینٹر میں مرکوز ہوئی، اور جب سینٹر طاقتور ہوتا ہے تو اسے مینٹین کرنے کے لیے ایسے طاقتور اداروں کی ضرورت پڑتی ہے جو پورے ملک میں قانون کی بالادستی قائم رکھ سکیں، اور بالکل اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وفاقی سطح پر جرائم کی روک تھام کے لیے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی FIA بنائی گئی۔ پرانے ادارے اب پریکٹیکلی ناکافی ہو چکے تھے، لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ 1974 میں جب FIA جیسی اہم ایجنسی بنی تو اس کے پہلے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر کس کا تعین کیا گیا تھا؟ آخر کسی نہ کسی کو تو اسے لیڈ کرنا تھا نا؟ وہ نام تھا M.U. اورکسائی۔ ان کا نام تاریخ میں اہم اس لیے ہے کیونکہ 1974 میں ان کی تعیناتی نے پاکستان کی فیڈرل لا انفورسمنٹ کو ایک پراپرلی پیشہ ورانہ شکل دی۔ انہوں نے ایجنسی کے ابتدائی رولز اور خاد و خال سیٹ کیے جن پر آج بھی پورا تحقیقاتی نظام کھڑا ہے۔ یہ ایفیکٹولی ملک کی ماڈرن فیڈرل انویسٹیگیشن کی فاؤنڈیشن تھی، اور اس ایجنسی کی بنیاد کو ان کا موٹو بہترین انداز میں واضح کرتا ہے، وہ ہے ٹروتھ اینڈ آنیسٹی یعنی سچائی اور دیانتداری۔ یہ صرف سننے میں اچھے لگنے والے الفاظ بالکل نہیں ہیں۔ ایک تحقیقی ادارے کے لیے اس کا لفظ بلفظ مطلب نکلتا ہے۔ قانون کی نظر میں فیکٹس ڈھونڈنا انتہائی نازک کام ہے، اور دیانتداری کے بغیر کوئی ایجنسی پریکٹیکلی فنکشن ہی نہیں کر سکتی۔ اب ذرا اس کلاسک ہسٹری سے نکل کر ماڈرن ٹائم میں آتے ہیں۔ وقت بدلا، جرائم کی پوری نیچر بدل گئی، گلی محلے کی کرائمز شفٹ ہو کر انٹرنیٹ پر آ گئے۔ یہاں پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، جسے عام طور پر پیکا بھی کہتے ہیں، کی انٹری ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سائبر کرائمز کو روکنے والا قانون آخر نافذ کب ہوا؟ اس کی ٹھیک تاریخ ہے 18 اگست 2016۔
پیکا کا آنا اس بات کا ڈائریکٹ پروف ہے کہ اسٹیٹ نے فائنلی اس بدلتی ہوئی ڈیجیٹل ریالٹی کو سنجیدگی سے لیا۔ عوام کا ڈیٹا، ڈیجیٹل شناخت اور پورے الیکٹرانک سسٹم کو سیکیور کرنے کے لیے عالمی معیار کی طرح لوکل قانون سازی کی گئی۔ 18 اگست 2016 سچ میں وہ دن تھا جب ہم نے ڈیجیٹل ورلڈ کو قانون کے دائرے کار میں پریکٹیکلی شامل کیا۔ خیر، الیکٹرانک کرائمز اپنی جگہ، لیکن ملک کو ہمیشہ سے جن سنگین مسائل کا سامنا رہا ہے ان میں فائنینشیل کرائمز یعنی مالی جرائم سب سے اوپر ہیں۔ یہ جرائم معیشت کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں، اسی لیے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 لایا گیا۔ لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ اس قانون کے تحت منی لانڈرنگ کرنے والے کے لیے آخر سزا کیا مقرر کی گئی ہے؟ یہ حصہ واقعی غور طلب ہے کیونکہ یہ ایک کمپاؤنڈ سزا ہے۔ اس میں 1 سے 10 سال تک کی سخت قید، 1 ملین روپے تک کا جرمانہ اور اس کے ساتھ ساتھ غیر قانونی پراپرٹی کی ضبطی شامل ہے۔ یہ ایگزیکٹلی ایک 3 رخے حملے کی طرح ہے۔ مجرم آزادی بھی کھوتا ہے، پیسہ بھی کھوتا ہے اور اثاثے بھی۔ ان شارٹ، بچ نکلنے کا کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں گیا۔ اور یہ ضرور یاد رکھیے کہ یہ ساری کوششیں صرف پاکستان تک محدود نہیں ہیں۔ کرائمز اب بارڈرز نہیں دیکھتے، اس لیے ہماری یہ ایفرٹس UNODC کے ساتھ منسلک ہے۔ UNODC یعنی یونائٹڈ نیشنز آفس آن ڈرگز اینڈ کرائم۔ ہمارے لوکل قوانین ان جیسے عالمی اداروں کے طے کردہ اصولوں کے مطابق چلتے ہیں تاکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی مجرموں کا گھیرا تنگ کیا جا سکے۔ تو لیجئے، ہم نے 1962 کے صدارتی نظام سے سفر شروع کیا، 1974 میں FIA کا بننا دیکھا اور 2010 اور 2016 کے سائبر اور فائنینشیل لاز تک آ گئے۔ ایک مکمل ایوولوشن۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ آج کے دن ان سب کی کمانڈ کس کے پاس ہے؟ پاکستان کے موجودہ انٹیریئر منسٹر کون ہیں جو ان تمام اداروں کی نگرانی کر رہے ہیں؟ آج کل یہ انتہائی اہم وزارتی ذمہ داری سید محسن رضا نقوی صاحب کے پاس ہے۔ وزارت داخلہ ہی وہ کور سینٹر ہے جو ان تمام طاقتوں کو، چاہے وہ FIA ہو یا سائبر کرائم ونگز، ایک ساتھ ملاتا ہے۔ ان کی قیادت میں یہ تمام تاریخی ادارے اور ماڈرن لاز پریکٹیکلی انٹرنل سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور اس پورے گہرے جائزے کے بعد آخر میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ذہن میں آتا ہے۔ ایوولوشن تو کبھی رکتی نہیں، رائٹ؟ تو ہمارے یہ لاز اور ادارے فیوچر کے اندیکھے جرائم، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نئی ٹیکنالوجی کے خطرات کا سامنا کرنے کے لیے کتنے تیار ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے اور ہم سب کو مستقبل کے اس چیلنج پر ضرور غور کرنا چاہیے۔